नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी, जो कानूनी अधिकारी होता है, वो महान्यायवादी होता है। जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का उल्लेख देखें तो भारत के जो संविधान के जो क्षेत्र में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद क्षेत्र में भारत के जो महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी का कार्यकाल देखें तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। और भारत के जो महान्यायवादी बनने की क्या योग्यताएं होती हैं? योग्यता होती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, वो उच्चतम न्यायालय होता है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होते हैं। और इसकी जो सेवा होती है, इसके जो शर्तें, वेतन, कार्यकाल, इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। और देखें तो इसका जो पारिश्रमिक देखें तो राष्ट्रपति द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और जो संसद में तथा समितियों में इनको बोलने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 88 में यह बात कही गई है कि जो महान्यायवादी होती है उसको संसद में उसको बोलने का अधिकार होता है, उसको वोट का अधिकार नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ बोलने का अधिकार होता है। और जो महान्यायवादी थे उसके कार्य देखें तो यह भारत सरकार को जो विधि संबंधित उपबंधों में सलाह देगा। जो विधि कानून बनाने के संबंध में भारत सरकार को सलाह कौन देता है? महान्यायवादी देता है। और भारत सरकार की तरफ से ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुनवाई करता है। और भारत के जो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को होता है। और वर्तमान जो 15वें एसजी जो कि अटॉर्नी जनरल जो 15वें के वेणुगोपाल हैं। अब हम जो सीएजी के बारे में पढ़ते हैं, जो कंप्यूटरर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो एक कंप्यूटरर होता है, महालेखा नियंत्रक और महालेखाकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य इसका जो उल्लेख किया गया है। भारत के जो महालेखा नियंत्रक और जो लेखाकार होता है ना, वो अनुच्छेद 148 से 151 में उनका उल्लेख किया गया है। और जो महालेखा नियंत्रक और लेखाकार की इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और महालेखा नियंत्रक इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो भी पहले हुआ हो उसको 65 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, या 6 वर्ष उसका यदि 65 वर्ष पूरी यदि पहले हो जाती तो उसको पहले भी उसको कार्यकाल उसका पूरा हो जाएगा। यदि 6 वर्ष वरना इसको 6 वर्ष कार्यकाल इसका होता है। और इसके वेतन भत्ते पेंशन देखें तो भारत की सचिव नीति इसके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और जो महालेखा नियंत्रक इसकी योग्यता देखें तो वह संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं दिया गया है। जो नियंत्रक महालेखा नियंत्रक होता है ना, या लेखाकार होता है, उसका संविधान में उसके जो योग्यता का कोई वर्णन नहीं किया गया है। और बाद में कानून के द्वारा निर्धारित किया कि वह लोक सेवा या लोक लेखा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो। और इसे हटाने की प्रक्रिया देखें तो वैसे ही हटाया जाता है जिस प्रकार जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, वैसे ही महालेखा नियंत्रक को हटाया जाता है। और पद पर नहीं रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद का पात्र नहीं होता है। जो भारतीय लेखा सेवा और लेखा विभाग में काम करने वाले अधिकारियों तथा सीएजी के कर्मचारियों की सेवा शर्तें सीएजी से परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखें तो सीएजी जो महालेखा नियंत्रक होता है, लेखाकार होता है, सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह इंडिया ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख शिक्षक होता है। और संसद की जो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक व मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। जो महालेखा नियंत्रक होता है, जो कि भारत के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है, यह इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का भी इसे प्रमुख कहा जाता है। और यह जो सीएजी होता है जो भारत के जो संविधान के तहत एक प्राधिकरण है। और इसकी योग्यता तो संविधान में इसका वर्णन नहीं दिया गया है। और इसकी आयु सीमा कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यदि 65 वर्ष पहले हो जाती है तो उसका कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। और इसकी नियुक्ति और शपथ दोनों ही राष्ट्रपति द्वारा दी जाती हैं। और बाद में कानून बनने के बाद इसकी योग्यता से संबंध में कहा गया लोक लेखा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो सीएजी।
अब देखें इसका जो सीएजी होता है, सीएजी उसके महालेखा नियंत्रक का कार्य अनुच्छेद 149 में उसका उल्लेख किया गया। उसके क्या क्या कार्य हैं वो देखते हैं। जो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सरकारी खातों का जो अक्षयन करना, सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लेखा निधि, इन सभी का यह अक्षयन करेगा। जो सिंचित निधि का, आकस्मिक निधि का और लोक लेखा जो है, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों का ही यह देख रेख करता है, जिसमें सिंचित निधि का, आकस्मिक निधि का और लोक लेखा निधि का। और निकाय देखें जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे कि उनका लेखा परीक्षण करना होता है। अनुच्छेद 150 में यह कहा गया है कि संघ व राज्य लेखों का प्रारूप निर्धारित पूर्ण करेगा महालेखा नियंत्रक और लेखाकार करता है। सीएजी जो संघ व राज्य लेखों का प्रारूप निर्धारण सीएजी करता है, जो अनुच्छेद 150 में यह बात कही गई है। और देखें तो 151 में यह बात की गई है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को समीक्षा रिपोर्ट दोनों सदनों में पटल पर रखवाता है। और 279 में देखें तो शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है और जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाएगा। जो सीएजी होता है शुद्ध आय की गणना ही जो सीएजी करता है और जिसने प्रमाण पत्र जारी कर दिया अंतिम प्रमाण पत्र वही माना जाएगा, जो अनुच्छेद 279 में है। 151 में क्या है कि यह राष्ट्रपति व राज्यपाल को समीक्षा रिपोर्ट दोनों सदनों के पटल रखवाता है। 150 में लिखा, अनुच्छेद 150 में है कि संघ व राज्य लेखों का प्रारूप निर्धारण कौन करेगा, जो वो सीएजी ही करता है। और छठी अनुसूची में यह बात की गई है, संविधान की छठी अनुसूची में जो जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। अब देखें तो भारत में सीएजी पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है। जो यदि भारत में सीएजी होता है, जो कि भारत में कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका लेखा जोखा कौन करेगा, सीएजी करता है, यानी इसे पोस्ट फैक्टो भी कहा जाता है। जबकि जो यूके में सीएजी की मंजूरी के बिना सरकार खजाने में कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। अब देखें भारत में जो सीएजी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत का सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में किंग हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। भारत में संसद का सदस्य नहीं होता है, बल्कि है जो ब्रिटेन में किंग हाउस कॉमन का सदस्य सीएजी होता है। अब देखें सीएजी जो पूर्व जो सीएजी थे विनोद राय द्वारा जो सुधार किए गए वो देखते हैं। कौन कौन से जो विनोद राय द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए। उन्होंने सीएजी के दायरे में सभी पीपी या पंचायती राज संस्थान और सरकारी वित्त पोषित संस्थानों को लाना चाहिए। सीएजी में जो पीपीपी और पंचायती राज संस्थान सरकार द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाओं को लाना चाहिए। और 1971 में सीएजी एक्ट में संशोधन किया गया और इसमें शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। सीएजी चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त के चयन के लिए कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिए। अब देखें जो 1858 में क्या हुआ, देखते हैं कि यह महालेखाकार कार्यालय 1860 में सर एडवर्ड ड्रमन जो पहले ऑडिटर जनरल बने। 1866 में इनका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखा गया। 1867 में इसका नाम क्या रखा गया, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक रखा गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नाम 1884 में इसके भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका नाम रखा गया। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में उसे जो सीएजी होता है उसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 1971 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उनके कर्तव्य शक्तियों और सेवाओं की शर्तों अधिनियम 1971 को लागू किया गया। अब देखते हैं लोकपाल क्या होता है। लोकपाल जो कि भारत में मांग सर्वप्रथम किसने की, के एम मुंशी ने 1960 में लोकपाल की मांग की। लोकपाल जो कि इसमें जो लोकपाल है ना उसकी मांग सर्वप्रथम के एम मुंशी 1960 में की थी और संसद में इसे एम.एल. सिंघवी ने इसकी मांग की। भारत में तो मांग के एम मुंशी 1960 में और संसद में इसकी मांग एम.एल. सिंघवी 1963 में की। यह राजस्थान जो प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में एम.सी. माथुर थे और एससी के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर ने अपनी पुस्तक में लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में इसका उल्लेख किया गया है। और फर्स्ट लोकपाल देखें तो मोरारजी देसाई में, सेकंड देखें तो वीरप्पा मोइली और 2011 तक अब तक 9 बार लोकपाल बन चुके हैं। इसका जो यदि इस इतिहास देखें यह लोकपाल होता है इसे जो कि जनता का वकील कहा जाता है। लोकपाल को जनता का वकील कहा जाता है। स्वीडन में 1913 में किंग चार्ल्स ने 1809 में स्वीडन में
ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस, फिनलैंड ने में वर्ष 1919 में, डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे में 1961 में, ब्रिटेन में संसदीय आयुक्त कहा जाता है इसे, रूस में इसे प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, ये जो स्वीडन में इसे क्या कहा जाता है, और फिनलैंड में इसे जो कि अलग नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में इसे संसदीय आयुक्त कहा जाता है, और रूस में इसे प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 देखते हैं। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 मौखिक की सबसे पहले है, राज्यसभा में पेश किया गया 2013 में, और फिर लोकसभा में पेश हुआ, और राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को इसे हस्ताक्षर कर दिया गया, और 16/1/2014 से प्रवर्त ये चालू हो गया। ये जो लोकपाल और लोकयुक्त ये बहुसदस्यीय संस्था थी, जिसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य थे। एक अध्यक्ष कौन, जो SC का वर्तमान पूर्व CGA या न्यायाधीश अदर इसमें से कोई हो सकता है। सदस्य देखें तो इसमें 4 न्यायिक सदस्य होना चाहिए, 4 गैर न्यायिक सदस्य होने चाहिए। 4 न्यायिक सदस्य में कौन कौन होना चाहिए वो देखते हैं। इसमें 4 न्यायिक सदस्यों में SC के वर्तमान तथा पूर्व न्यायाधीश CGA होने चाहिए। गैर न्यायिक में देखें तो इनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा, संदेश से परे 25 वर्ष का जो कानून, वित्त, बीमा, प्रबंधन में अनुभव होना चाहिए गैर न्यायिक में, और 50% जो 8 और 50% इसमें SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक या महिला होंगे। इसमें 50% सदस्य तो इसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक अथवा महिला होना चाहिए। और इसमें कौन सदस्य नहीं हो सकता, जो लोकपाल और लोक विधेयक में है कि जो लोग इसका सदस्य बहुत सदस्य संस्था, इसमें कौन अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसमें अध्यक्ष नहीं बन सकता जिससे 45 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं बन सकता। लाभ के पद पर हो वह उसका सदस्य नहीं बन सकता। नैतिक अपराध का दोषी हो वह इसका सदस्य नहीं बन सकता। सांसद या विधायक रह चुका हो या पंचायत का सदस्य रहा है वह इसका सदस्य नहीं बन सकता। जिसे राज्य सेवा से हटाया गया है उसे वह इसका सदस्य नहीं बन सकता। अब देखें जो लोकपाल, इसकी नियुक्ति कौन करेगा। लोग इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह 5 सदस्यीय चयनित समिति है जिसमें PM इसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री चेयरमैन अध्यक्ष होता है, जिसमें SC का CGI नामित अन्य सदस्य SC न्यायाधीश होता है। लोकसभा का इसमें अध्यक्ष होता है। विपक्ष का इसमें नेता होता है। प्रतिष्ठित विधि जो लोकपाल है इसको जिसको नियुक्त करने के लिए इसमें 5 सदस्यीय समिति का चयन किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, SC CGI या नामित अन्य सदस्य न्यायाधीश होगा। लोकपाल का जो लोकसभा होती है उसका अध्यक्ष होता है, विपक्षी नेता होता है और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं 50% SC, ST, OBC, वुमेन और अदर होने चाहिए। और पदावधि की समाप्ति देखें तो 3 पहले पूर्व अध्यक्ष सदस्यों का पद भरना होता है। इसका कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो, यदि 70 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो कार्यकाल 5 वर्ष से भी कम हो जाता है। और पद मुक्ति के बाद इसमें क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं वो देखते हैं। पद मुक्ति के बाद यह पुनर्नियुक्ति का इसमें कोई प्रावधान है। यदि एक बार इसके पद जो नियुक्त से मुक्त हो गया है उसके बाद उसका नियुक्ति का द्वारा कोई प्रावधान नहीं है। और पद त्याग के 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने की पाबंदी होती है। और पद त्याग करने के बाद 5 वर्ष तक वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता और किसी भी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। और कोई भी पद जिस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अध्याय 6 में यह बात की गई है कि जांच के संबंध में अधिकारिता क्या है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, केंद्रीय सरकार के समूह है और समूह ग और समूह घ अधिकारियों और पदाधिकारियों को लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत होना है। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकपाल निम्नलिखित संबंध में किसी भी शिकायत किए गए भ्रष्टाचार के किसी भी अभिकथन में अंतर्वलित या उसमें अद्भुत होने वाले उनमें से संबंध किसी भी मामले की जांच करेगा और जांच कराएगा। अर्थात इसमें प्रधानमंत्री है या इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री है या रहा, कुछ प्रतिबंधों के साथ विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष। शर्तें होनी चाहिए कि लोकपाल के कम से कम 2/3 सदस्य PM के खिलाफ जांच की सहमति दे दें। सहमत पूर्व एवं वर्तमान जो कि मंत्री, सांसद, ग्रुप ABCD की कर्मचारी, पूर्णतः आंशिक वित्त पोषित संस्थाएं, 10 लाख से ज़्यादा अनुदान प्राप्त NGO सोसाइटी।